देखिए बच्चों, आज हम जो 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो आज हम ये जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमारे पास जो केमिस्ट्री टर्म है वो कहाँ से आया। ठीक, और केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या क्या इस ओवरऑल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आजकल हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए जो हमारे पास टर्म केमिस्ट्री है वो हमारे पास किससे ऑरिजिनेट हुआ है। एक इजिप्ट हमारे पास क्या है, कंट्री है, या उसको हम लोग मिस्र कंट्री बोला करते थे, मिस्र देश बोला करते थे। ठीक, तो क्या है जो केमिस्ट्री टर्म है, ठीक, वो कीमिया हमारे पास वर्ड से क्या है ऑरिजिनेट हुआ है। देखिए कीमिया वर्ड से क्या है, इसका मतलब क्या है जो केमिस्ट्री है वो कौन से टर्म से ओरिजिनेट हुआ है, कीमिया वर्ड से क्या है हमारे पास ऑरिजिनेट हुआ है। और कीमिया वर्ड जो है हमारे पास क्या है, ये पुराना नाम है किसका, इजिप्ट या मिस्र देश का। मतलब क्या है, मिस्र देश या इजिप्ट देश कंट्री का जो पुराना नाम था, एंशिएंट नेम था जो, वो हमारे पास कीमिया था। ठीक, अब देखिए कीमिया था, और कीमिया का मतलब जानते हैं क्या, कीमिया का मतलब है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर एक्चुअली में क्या हुआ था उस टाइम कि मिस्र या हमारे पास क्या जो इजिप्ट हमारे पास कंट्री थी, तो वहां की जो सॉइल थी, ठीक, जो मिट्टी थी उसका कलर क्या था, ब्लैक था। ठीक, तो ब्लैक कलर होने की वजह से वहां का नाम क्या पड़ गया, कीमिया। कीमिया पड़ गया, और कीमिया से ही हमारे पास क्या ऑरिजिनेट हो गया, केमिस्ट्री टर्म ऑरिजिनेट हो गया। अब देखिए क्या था कि वहां पे क्या ब्लैक कलर की मिट्टी होने की वजह से वहां की आर्ट बहुत ज्यादा फेमस थी। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास क्या इजिप्टियन, तो इसका मतलब इजिप्टियन हमारे पास आर्ट थी उस समय, वो बहुत ज्यादा फेमस थी। तो हम ये कह सकते हैं क्या, जो कीमिया टर्म है, ठीक, वो किसकी वजह से आया, ब्लैक कलर की सॉइल की वजह से। ठीक, और उसी की वजह से वहां पे क्या है बहुत ज्यादा आर्ट, वहां इजिप्टियन आर्ट क्या थी हमारे पास, इजिप्टियन आर्ट क्या बहुत ज्यादा फेमस थी। तो कुल मिला के ये हुआ कि जो हमारे पास केमिस्ट्री की जो ओरिजिन हुई पहले, वो आर्ट के फॉर्म में पहले हुई थी, आर्ट के पहले फॉर्म में हुई थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम हम ये देखते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो साइंस है ना कि आर्ट है। ठीक, तो तुम्हें हमारे पास क्या है, इजिप्टियन आर्ट वहां की बहुत फेमस थी। ठीक, तो कुल मिला के ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो केमिस्ट्री है वो पहले आर्ट के फॉर्म में ओरिजिनेट हुई थी, उसके बाद ये साइंस बन गई। इस तरह हमारे पास साइंस है। तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, टर्म केमिस्ट्री से रिलेटेड हमारे पास पॉइंट है। ठीक, अब देखिए क्या जो केमिस्ट्री, जैसे हमारे पास हम लोग पढ़ते हैं कि बायोलॉजी के फादर कौन है, तो बायोलॉजी के फादर तुम लोग पता होगा अरिस्टोटल थे। ठीक, ऐसे अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे पास बॉटनी के फादर कौन थे, अरिस्टस थे। तो सेम टू सेम ऐसे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो केमिस्ट्री के फादर कौन है, मतलब क्या है, ऐसे में शुरू में स्टार्टिंग में सबसे अच्छा सिग्निफिकेंट रोल किस साइंटिस्ट ने या किस हमारे पास पीपल ने क्या किया था, रोल प्ले किया था। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है क्या हमारे पास, क्या लेवोसियर का, एंटोनी लेवोसियर का। एंटोनी लेवोसियर का नाम आता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक अपनी बुक लिखी थी, एलिमेंट्स ऑफ द केमिस्ट्री। एलिमेंट्स ऑफ द, ये देखिए एलिमेंट ऑफ द केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, बुक लिखी थी। इसी की वजह से क्या ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। ठीक, और तो और इसमें इन्होंने क्या किया था उस टाइम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दे दिया था। ठीक, और ये भी बता दिया था जो कंबशन होता है और एक्सप्रेशन होता है, मतलब क्या है जो कंबशन होता है और क्या होता है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, ये क्या है केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम भी क्या है इन्होंने ही दिया था। तो ये सब देख के क्या है, इसीलिए एंटोनी लेवोसियर को क्या है फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है बोला जाता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से बात आ गई होगी। देखिए क्या फादर ऑफ केमिस्ट्री या हम कह रहे हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री क्या है, एंटोनी लेवोसियर है। ठीक, एंटोनी लेवोसियर है। तो तुमको पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, क्या देखिए सबसे पहले इसमें कौन सी बुक लिखी थी, ठीक, और इनका कौन सा वापस क्या है, एक हमारे पास लॉ दिया था कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, और क्या कंबशन और एक्सप्रेशन में हमारे पास केमिकल है कि फिजिकल है, तो इन्होंने बताया केमिकल प्रोसेस ये भी बता दिया था। ठीक, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नाम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। ठीक, ये हमारे पास क्या इसके बारे में हो गया। ठीक, अब हम अगले पॉइंट में बढ़ते हैं अपनी तरफ कि मैटर हमें पढ़ना क्या है। तो हम जनरली क्या कहते हैं कि हमें क्या है केमिस्ट्री के अंदर एक्चुअली में हम मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये तो है। अब तुमको ये जान के हैरानी होगी क्या, अगर हम यूनिवर्स में देखें तो यूनिवर्स में क्या है, अपने चारों तरफ की ओनली हम 4% चीजें ही अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसी को हम मैटर कहते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपने चारों तरफ की चीजों में से ओनली कितनी 4% चीजें ही हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो उसी की स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब हो गया अगर 4% हम देख रहे हैं तो इसका मतलब 96% हम यूनिवर्स का पार्ट देख ही नहीं पा रहे हैं, 96% हम यूनिवर्स का पार्ट देख ही नहीं पा रहे हैं।
ठीक, तो इसका मतलब जो हमारे पास चीजें दिखती हैं वही मैटर है, वही हमारे पास क्या है, मैटर है। तो 4% मैटर है और इसका 96% पार्ट हम देख ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, अभी हमें 96% क्या हो रहा है दुनिया में, या दुनिया में 96% चीजें उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो ओनली कितना हमारे पास 4%। तभी देखिए क्या है, हम थोड़ा मैटर्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि यूनिवर्स में क्या क्या है, यूनिवर्स में क्या क्या है। तो देखिए मैंने यहां पे क्या है, देखिए यूनिवर्स क्या है, देखिए 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या है, एक डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, और एक नॉर्मल मैटर है। ठीक, क्या है, डार्क एनर्जी है वो कि हमारे पास 74% है, और हमारे पास एक डार्क मैटर है वो 21% है, और नॉर्मल मैटर देखो जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल मैटर ये सिर्फ 4% है। सिर्फ 4% हम क्या है, ये हमारे पास क्या है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। अब बात आई कि ये डार्क एनर्जी क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, डार्क एनर्जी क्या है। तो हम ये जान लेते हैं कि डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, कि कहां से ऑरिजिन हुई। ठीक, तो देखिए हमको ये पता है, क्या हमें ये चीजें पता है कि हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटी है, ग्रेविटी है, ये तो है। और दूसरे हमारे पास ये प्लेनेट होंगे, ये मान लेते हैं ये हमारे पास ग्रेविटी है, यहां ना ध्यान दीजिए, ये हमारे पास ग्रेविटी, ये हमारे पास प्लेनेट है। ठीक, तो ग्रेविटी क्या करती है, हमारे पास इनको अपनी तरफ खींचती है। इसका मतलब क्या है, ग्रेविटी, जैसे मैं पेन चला, मैं अगर गिरा दूं तो ये नीचे चला जाएगा क्योंकि ये ग्रेविटी उसको तरफ खींच रही है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या होती है, ग्रेविटी अपनी तरफ क्या है, खींचती है। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए था, ये सारे के सारे जो प्लेनेट है वो धीरे धीरे क्या होने चाहिए थे, ग्रेविटी की तरफ आ जाने चाहिए थे। तो कुल मिला के क्या होना चाहिए था, पूरे हमारे पास यूनिवर्स में जितना भी पार्ट है वो क्या होना चाहिए था, ग्रेविटी की तरफ आ जाना चाहिए था। कुल मिला के क्या होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, हमारे पास वो धीमे धीमे क्या होंगे, ये पास आते जाएंगे, आएंगे, इस तरीके से पास आते चले जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या होंगे, ये पूरे जितने भी हमारे पास प्लेनेट या हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या है, ग्रेविटी के बिल्कुल पास में पहुंच जाएंगे, और एक क्या है पॉइंट में क्या है, बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, समा जाएंगे ना। तो कुल मिला के क्या है, पहले साइंटिस्टों ने यही सोचा था क्या, कि हमारा जो यूनिवर्स है धीमे धीमे टाइम के साथ क्या होएगा, होता रहेगा, थोड़ा वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा मतलब क्या है, थोड़ा सिकुड़ता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाएगा। ठीक, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक वापस सारा का सारा यूनिवर्स एक पॉइंट में समा जाएगा और ये सब खत्म हो जाएगा। ये तो है। तो इसका मतलब क्या, साइंटिस्टों ने यही कहा था कि टाइम के साथ क्या होगा, ये हमारे पास यूनिवर्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि उस टाइम क्या है, साइंटिस्टों को सिर्फ इतना ही पता था, क्या पता था, कि हमारे पास क्या है, हमारे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ नॉर्मल मैटर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये चीज उनको खाली पता थी। तो इसी वजह से इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया था कि कॉन्ट्रैक्शन यूनिवर्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम इसका क्या है, उल्टा हो जा रहा है, मतलब इसका रिवर्स हो रहा है। क्या, कि धीमे धीमे हम ये देख रहे हैं, क्या धीमे धीमे ये देखा जा रहा है कि यूनिवर्स फैलता जा रहा है। इसका मतलब इसके बीच की डिस्टेंस, जो ग्रेविटी है और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, मतलब यूनिवर्स फैल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो ये जो हमारे पास यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, जो यूनिवर्स क्या है, मतलब क्या है, यूनिवर्स से अगर हमारे पास क्या है, अगर एक्सपैंड कर रहा है, इस तरीके से दूर जा रहा है, तो अपने आप तो जा नहीं रहा होगा, अपने आप तो जा नहीं रहा होगा। तो इसका मतलब क्या, अगर ये हमारे पास फैल रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या, इसके बीच में फैलाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो रही होगी, फैला रही होगी। ये तो है, कुछ ना कुछ। इसका मतलब अगर हमारे पास क्या है, अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ठीक, तो इसका मतलब क्या, अपने आप नहीं हो रहा होगा, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लग रही होगी। तो साइंटिस्टों ने क्या किया था, हमारे पास उन्होंने सोचा क्या, एक हाइपोथेटिकल एनर्जी की कल्पना की, एक हाइपोथेटिकल क्या एनर्जी की कल्पना की। क्या उन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि हमारे चारों तरफ क्या है, जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, मतलब क्या, देखिए ये प्लेनेट है और ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेन है और ये मेरा हाथ है, तो इसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, इसके अंदर क्या, एम्प्टी स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। मतलब क्या है, अगर मैं इतना एम्प्टी स्पेस लूंगा तो एनर्जी कम होगी, अगर एम्प्टी स्पेस बढ़ गया तो ये हमारे पास क्या है, ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो कुल मिला के साइंटिस्टों ने क्या कहा कि जो एम्प्टी स्पेस होते हैं हमारे चारों तरफ हैं, वो खाली नहीं होते हैं, उसके अंदर एनर्जी होती है। क्या होती है, उसके अंदर एनर्जी होती है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक, तो इसी अननोन एनर्जी को, जो इसके बीच में एनर्जी है एम्प्टी स्पेस के, इसी को बोला गया क्या, डार्क एनर्जी।
डार्क एनर्जी बोल दिया गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इसका मतलब इसी डार्क एनर्जी की वजह से, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनर्जी है जो क्या कर रही है, इन दोनों को दूर भगा दी, मतलब एक्सपैंड करवा रही है, एक्सपैंड करवा रही है। ठीक, तो एक्चुअली में ये चीजें अभी हमें अब पता है, लेकिन याद रखिए क्या, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले इस चीज को बता दिया था। उन्होंने एक थ्योरी दी थी अपने, कौन सी थ्योरी दी थी, वो ग्रेविटी, हमारे पास क्या है, द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दी थी, द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दी थी। उन्होंने उसमें बताया था, उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में बता दिया था क्या, कि जो हमारे पास चारों तरफ खाली स्पेस दिखाई पड़ते हैं, एक्चुअल में वो खाली नहीं होते हैं, उसके अंदर क्या है, हमारे पास एनर्जी होती है। अगर हमारे पास स्पेस कम है तो एनर्जी कम होगी, और स्पेस ज्यादा है तो एनर्जी हमारे पास ज्यादा होगी। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो खाली स्पेस होते हैं, इसके अंदर एक अजीब टाइप की प्रॉपर्टी, बहुत अजीब टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, और उन्होंने ये भी बता दिया था क्या, इसके बीच में हमारे पास क्या है, जो जब थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दिया था उन्होंने, तो इसके बीच में हमारे पास क्या है, उन्होंने एक कॉस्मोलॉजिकल, मतलब कौन सा हमारे पास, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट भी दिया था हमारे पास, लॉजिकल कांस्टेंट भी दिया था। ठीक, कांस्टेंट भी दिया था कि भैया ये जो खाली स्पेस है इसके क्या होते हैं, इसमें हमारे पास इनके लिए क्या है, कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था। और उन्होंने उस समय बता दिया था कि आने वाले दिनों में धीमे धीमे क्या होगा, यूनिवर्स फैलेगा, एक्सपैंड करेगा। ठीक, लेकिन क्या है, उस समय इनकी थ्योरी को क्या है, कोई भी क्या है, इस थ्योरी पे कोई ध्यान नहीं दिया गया और इनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने जो हमारे पास कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था, कॉस्मोलॉजी जो कॉन्सेप्ट दिया था, इसका सिग्निफिकेंस नहीं बता पाया था। क्या, कि जो हमारे पास यहाँ इसके अंदर जो एनर्जी होगी एम्प्टी स्पेस में ना, उसका फंक्शन क्या है, तो इन्होंने अपना फंक्शन नहीं बता पाया था। ठीक, आज जो हमारे पास एक्चुअली में क्या है, कंपेयर किया जा रहा है, जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है ना, ये वही तो नहीं है फ्री एनर्जी। इसका मतलब जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट थी तो नहीं फ्री एनर्जी है, मतलब जो ये हमारे पास डार्क एनर्जी है ना। और जबकि आज हमारे पास क्या, साइंटिस्टों ने कल्पना कर ली है कि हमारे पास क्या है, इसका मतलब खाली स्पेस में जो एनर्जी होती है उसी को हम लोग डार्क एनर्जी कहते हैं। ठीक, जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले बता दिया था। ठीक, तो ये तो हमारे पास क्या है, डार्क एनर्जी हो गई। क्या, कि वो एनर्जी जो हमें क्या एम्प्टी स्पेस में है, जो दिखाई नहीं पड़ती, अननोन है, वही रिस्पॉन्सिबल हो रही है क्या, यूनिवर्स को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं, देखो, डार्क एनर्जी। ये पॉइंट है, डार्क एनर्जी। ठीक, ये तो डार्क एनर्जी हो गई। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं। देखो, अब हमारे पास आता है क्या, डार्क मैटर, और हमारे पास क्या है, नॉर्मल मैटर। ठीक, डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर। तो देखिए, नॉर्मल मैटर हम किसे कहते हैं, तो नॉर्मल मैटर होता है क्या, देखिए, ऐसा ऑब्जेक्ट, मतलब क्या, ऐसा मैटर ना, हम कहेंगे वो मैटर जिनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि जैसे इस पेन में देखेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो मैं कहूंगा क्या है, इसका अंदर अगर ये है तो मैं कह दूंगा ये मैटर है। ठीक, और क्या होगा, देखिए, मैटर, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें लाइट पड़ रही है, वो लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, तो मैं क्या कहूंगा कि वो नॉर्मल मैटर है। मतलब क्या है, आपको दो पॉइंट समझ में आने चाहिए। क्या, कि ऐसा कोई मैटर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हों, और दूसरे पार्टिकल्स जो नोन है वो प्रेजेंट हों, और जैसे इस पर लाइट कर पड़े वो रिफ्लेक्ट हो जाए, तो मैं कह दूंगा क्या, वो नॉर्मल मैटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल मैटर होगा वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और जैसे वो रिफ्लेक्ट करेगा वो चीज विजुअल होने लगेगी। जैसे मैं कहूं क्या, जैसे मेरी ये टी शर्ट है ना, टी शर्ट किस कलर की है, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे सर ने क्या है, ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन रखी है। तो लेकिन एक्चुअली में तुम ना, ये ग्रीन कलर की टी शर्ट एक्चुअली में ग्रीन कलर टी शर्ट का नहीं है, मतलब ये टी शर्ट का ग्रीन कलर नहीं है। ठीक, कलर किसका है, ये लाइट का कलर है। मतलब क्या, जैसे इस पे लाइट पड़ रही है तो क्या है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, और क्या, ग्रीन कलर वाली क्या हो रही होगी, रिफ्लेक्ट कर रही होगी। ठीक, ग्रीन कलर की रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसीलिए टी शर्ट कैसी दिखाई पड़ रही है, ग्रीन कलर की दिखाई पड़ रही है। ठीक, ग्रीन कलर की टी शर्ट दिखाई पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलर किसी ऑब्जेक्ट या किसी कपड़े का कलर नहीं होता है, कलर किसका होता है, लाइट का कलर होता है। तो आज से याद रखिएगा, क्या कभी अगर कोई पूछे क्या कि इस टी शर्ट या किसी का कलर कैसा है, ठीक, या किसकी वजह से है, तो कह दीजिएगा लाइट की वजह से। मतलब इस टी शर्ट को इस तरीके से पेंट किया गया है,
कि वो क्या करे, सारी की सारी एब्जॉर्ब करे और क्या ग्रीन वाली क्या है रिफ्लेक्ट करे, तो ऑटोमेटिकली उसमें ग्रीन कलर आ जाएगा। तो इसका जैसा मतलब अगर तुमको ऐसा लग रहा है ठीक कि मैं गलत बता रहा हूं, तो तुम क्या करो, लाइट बंद कर दो। लाइट बंद कर दोगे तो कोई कलर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे अगर कल को सूरज ना निकले तो क्या है, कोई चीज हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगी, दिखाई ही नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, एक पॉइंट आता है क्या कि कलर किसी ऑब्जेक्ट का नहीं होता है। कलर किसका होता है, लाइट की वजह से होता है, और लाइट का कलर होता है। तो सेम टू सेम इसका मतलब उसको हम नॉर्मल मैटर कहते हैं। ठीक, देखिए बच्चों अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए बच्चों अब हम डार्क मैटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, डार्क मैटर क्या होता है। ठीक, तो नॉर्मल मैटर हमने पता चल गया, जिसके अंदर क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे और लाइट को जो रिफ्लेक्ट करेगा वो नॉर्मल मैटर है। लेकिन देखिए डार्क मैटर क्या है। ठीक, डार्क मतलब क्या, ये यूनिवर्स के अंदर मतलब यहां भी हमारे पास कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे, लेकिन उन पार्टिकल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, कोई अननोन पार्टिकल है, अननोन पार्टिकल्स हैं। ठीक, मतलब ऐसा कोई मैटर, मतलब यूनिवर्स का ऐसा कोई मैटर जिसमें नॉर्मल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और क्वांटा टाइप में हमारे पास वो नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, और क्या होगा ना, उनके अंदर क्या कोई भी हमारे पास इस तरीके का पार्टिकल नहीं है। और जैसे उस पे क्या है, लाइट पड़े, जैसे मैंने मान लीजिए ये पार्टिकल है, देखिए छोटा सा मान लो पार्टिकल है मेरे पास, क्या है इसके अंदर, क्या है ना तो इलेक्ट्रॉन है, ना तो प्रोटॉन है, ना तो न्यूट्रॉन है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जो डार्क मैटर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते, उसके अंदर कोई अननोन पार्टिकल्स हैं। देखिए अननोन पार्टिकल्स हैं, अननोन पार्टिकल्स हैं। ठीक, और जैसे उसमें लाइट पड़ती है तो लाइट क्या करती है, वो क्या करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। मतलब क्या है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। कौन, अगर किसी मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होंगे तो याद रखिएगा उस पर जैसे लाइट पड़ेगी तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक, लेकिन अगर इस मैटर पे क्या है, डार्क मैटर पे लाइट पड़ती है तो क्या होगा, वो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज कर देता है वो। तो इसका मतलब क्या है, हमें तभी तो पता चला कि क्या है, डार्क मैटर भी एग्जिस्ट करते हैं। डार्क मैटर हमें कैसे पता चला कि यहां पे जैसे लाइट आ रही थी और यहां से लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब क्या डायरेक्शन इस तरीके से आ रही थी, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक, लेकिन यहां पे क्या था वो हमें दिखाई नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या है, साइंटिस्टों में फिर सोचा कि इसका मतलब कुछ और भी है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, लेकिन लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है, तो इसका मतलब उसी को बोला गया क्या, डार्क मैटर। तो इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाए डार्क मैटर क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि यूनिवर्स में ऐसा मैटर जिसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स ना हो, कोई अननोन पार्टिकल्स हो, अननोन हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना हो। ठीक, कोई अननोन पार्टिकल्स हो, और जैसे उसमें लाइट पड़े वो रिफ्लेक्ट ना करे, लाइट वो रिफ्लेक्ट ना करे, बस उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे, डायरेक्शन को चेंज कर दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डार्क मैटर। ठीक, नाम से पता चल रहा है डार्क मतलब क्या है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या, जब कोई चीज क्या है लाइट से रिफ्लेक्ट, लाइट जब उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, जो ही अगर मैटर ऐसा है जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो सिंपल सी बात है वो क्या होगा, डार्क होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब डार्क मैटर में क्या है, हमारे पास क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उनसे कोई भी हमारे पास क्या है, इंटरेक्शन नहीं होता है। मतलब जैसे क्या इस मैटर पे लाइट पड़ती है तो वो आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करती है, बस क्या है इससे क्या है, जैसे आगे आएगा तो ये डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर देगा। वो क्या करेगा, ये पार्टिकल एब्जॉर्ब, लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, ना तो रिफ्लेक्ट करेगा, ना तो ट्रांसमिट करेगा। ठीक, कुछ भी नहीं करेगा। मतलब क्या है, अगर हमारे पास मैटर के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन का मतलब क्या, ना तो वो एब्जॉर्ब कर रही है, ना तो रिफ्लेक्ट कर रही है, ना तो रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए क्या है वो चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती, और इसीलिए ये पार्टिकल क्या है हमारे पास, अनडिटेक्टेबल है। मतलब इन पार्टिकल को हम क्या करेंगे, अनडिटेक्टेबल है। ठीक, तो हमें ये पता चल गया कि यूनिवर्स में डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है और नॉर्मल मैटर है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या था, नॉर्मल मैटर था। ठीक, अब इसी के बारे में जो है 4% की चीजों के बारे में ही हमें क्या है आगे पढ़ना है। ठीक, तो अब हम लोग अगले पार्ट किसके आ जाते हैं, क्या कि जो हमारे पास नॉर्मल मैटर होता है, ठीक, वो मैटर क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक, तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास मैटर क्या है। तो मोस्टली बच्चे जानते ही होंगे क्या मैटर क्या है ना, उसकी डेफिनेशन और मोस्टली बच्चे जानते होंगे। तो आज हम देखेंगे कुछ नया इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या हमें पास कुछ पॉइंट ऐसे मिले जो हमारे पास न्यू हो। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग मैटर के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए सब बच्चों को मोस्टली पता है क्या मैटर क्या होता है, कि मैटर हमारे पास जिसके पास मास हो, या हम कहते हैं जो इनर्शिया, मास को या तो हम कहते हैं कि उसका इनर्शिया हो।
ठीक, और वो क्या करे, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे ना, कुछ स्पेस घेरे ना, कुछ वॉल्यूम हमारे पास क्या ऑक्यूपाई करे। और एक पॉइंट आप यहां से एक और ऐड कर लीजिएगा, क्या अगर वो हमारे पास पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तीन चीजें हमारे पास, क्या उसके पास मास होना चाहिए, इनर्शिया होनी चाहिए, वॉल्यूम को क्या करे, कुछ हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसके पास वॉल्यूम हो, और वो पार्टिकल से मिलके बना होना चाहिए। अगर ये तीनों हमारे पास क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उसको मैटर कह देंगे, मैटर कह देंगे। अब बात रही पार्टिकल्स के बारे में, तो हम पार्टिकल्स के बारे में हम कह देंगे जैसे हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। मतलब क्या है, मैटर जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे पास पार्टिकल्स हो गए, और ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ठीक, इसके अलावा भी, ठीक, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो हो गए, इस तरीके से क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास मैटर हो गया। तो हम अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें मोस्टली देख पाते हैं, ठीक, मोस्टली वो क्या है, मैटर है। तो मैंने ये भी पॉइंट मेंशन किया, देखिए अपने चारों तरफ जो भी हम देख पाते हैं वो सारे के सारे क्या है, मैटर है, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे मैं कहूं फोटोन, मतलब फोटोन का मतलब है लाइट। मेरे पास जो लाइट है ना, लाइट, क्या वो मैटर है कि नहीं है, फोटोन मेरे पास जो है वो मैटर है कि नहीं है, ठीक। तो देखिए जैसे अगर हम क्या करते हैं, कमरे में बल्ब जलाते हैं तो पूरा लाइट क्या है, कमरे को क्या ऑक्यूपाई कर ले, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम तो है, लेकिन लाइट का कोई मास नहीं होता, लाइट का कोई मास नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया, जो हमारे पास फोटोन है ना, हम लोगों ने पढ़ा कि जो लाइट होती है वो फोटोन, वो किससे बनके मिलके बनी होती है, क्वांटा से, क्वांटा से मतलब ये H से मिलके बनी होती है, तो उसे क्वांटा कहते हैं, ठीक। लेकिन हमारे पास क्या, इन फोटोन या क्वांटा के पास क्या होता है, कोई भी मास अपना नहीं होता है, इसीलिए क्या है, ये हमारे पास जो फोटोन है वो मैटर नहीं होगी, मैटर नहीं होगी। अब दूसरे पॉइंट पे है, हम एयर के बारे में बताइए क्या है, एयर के बारे में क्या सोचते हो, एयर हमारे पास मैटर है कि नहीं मैटर है, ठीक। देखिए एक्चुअली में क्या है, हमें पता है कि उसकी वॉल्यूम तो होती है हमारे पास, क्यों, जैसे अगर तुम क्या करो, मान लो एक बैलून ले लो, हमारे पास बैलून लिया अगर हमारे पास, ठीक, बैलून लिया तो उसको फिल करो, तो हमें पता है कि क्या है, इसमें है ना एक स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, बैलून, उस बैलून में क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर ही आती है, उससे ज्यादा नहीं आती है। उससे ज्यादा अगर इस बैलून में तो मरोगे ना, एयर तो क्या है, फट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या, बैलून के अंदर हमारे पास क्या है, जब हम क्या है एयर डालते हैं ना, भरते हैं, ठीक, तो क्या होता है, इसकी वॉल्यूम कुछ ना कुछ होती है। तो यहां से हमें पता चल गया कि भैया इसके पास क्या है, वॉल्यूम कुछ ना कुछ होती है, ठीक, वॉल्यूम हमारे पास कुछ ना कुछ इसकी होती है, ठीक। अब बात आ गई इसकी मास है कि नहीं है, मास है कि नहीं है। तो देखिए जैसे हम बैलून के अंदर एयर भरेंगे, ठीक, ये एयर भरेंगे, ठीक, तो हम जनरल अगर हमारे पास यूनिवर्स में देखिए, एनवायरनमेंट में देखिए, एयर में, तो हमको महसूस नहीं होता उसके पास मास है कि नहीं है। क्यों नहीं महसूस होता, क्योंकि उसके पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि उसके अंदर मास है कि नहीं मास है। लेकिन अगर यही वॉल्यूम तुम किसके बैलून के अंदर तुम क्या करो, एयर डालो, भरो, तो इसका मतलब क्या करेंगे, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, इसकी सरफेस से क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, जब इस तरीके से ये क्या है घूमेंगे, तो इसकी वॉल पे क्या एक फोर्स डालेंगे, तो फोर्स जब डालेंगे तो जैसे ये फोर्स हमारे पास क्रिएट होगा तो उसका मोमेंटम आ जाएगा। और हमको ये पता है क्या, अगर मोमेंटम होता है तो उसके पास क्या है, मास तो होना कंपलसरी है, ठीक। या तो तुम एयर को पास पास में कर दो तो तुमको ऑटोमेटिकली मास दिखाई पड़ने लगेगा, या तो तुम ये कंडीशन कर लो क्या, बैलून में जैसे तुम एयर भरोगे तो उनके पार्टिकल जो होंगे, एयर के पार्टिकल वो क्या करेंगे, इसकी सरफेस पे, या हम कहते हैं इसके कंटेनर की जो हमारे पास वो लोग इस पे क्या है प्रेशर डालेंगे या फोर्स डालेंगे, और जैसे जैसे फोर्स पड़ेगा तो एक मोमेंटम क्रिएट होगा। अगर मोमेंटम होता है तो उसके पास मास होगा, ठीक। तो हमारे पास ये भी पॉइंट आ गया क्या, इसके पास, एयर के पास क्या है, वॉल्यूम भी है और मास भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास जो एयर होती है वो मैटर होती है, एयर हमारे पास क्या है, मैटर होती है, ठीक। ये तो पॉइंट हमें समझ में आ गई बात, ठीक। अब थर्ड पॉइंट की तरफ देखो पढ़ते हैं क्या, कि देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास नहीं है, मतलब वो मास लेस है, तो याद रखिएगा वो लाइट की स्पीड के साथ क्या ट्रेवल करता है, मतलब क्या उसकी जो वेलोसिटी होगी वो लाइट की स्पीड के बराबर होगी। तो इसका मतलब वही, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, मास नहीं है, तो लाइट की स्पीड से क्या करेगी, घूमेगी या ट्रेवल करेगी, ठीक। तो ये तो हमारे पास क्या तीसरा पॉइंट आ गया, ठीक।
अब ये देख लेते हैं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जो मैटर होता है जनरली वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। अभी तक तो हमें यही पता था ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मैटर बना हुआ होता है, और उसी से कहोगे कि हमारे पास क्या है, एटम बन जाता है, एटम से पूरा मैटर बन जाएगा। यही तो होता है कि मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, ये मिलके क्या बना देंगे, एटम मिला देंगे, एटम बन के क्या बहुत सारे एटम मिलेंगे तो मैटर बना देंगे। यही तो है। लेकिन क्या है, अब क्या है, इस प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी क्या है, छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक, जो कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और को बनाते हैं, ठीक। तो देखिए जो मैटर है एक्चुअली में हमारे पास क्या, जो मैटर यहाँ पे है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी उससे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। देखिए क्या, देखिए जो मेरे पास क्या है, याद देखिए ये जो मैटर है मेरे पास, देखिए मैटर है वो मेरे पास क्या है, फर्मियंस पार्टिकल्स जो होते हैं, कुछ हमारे पास क्या है यूनिवर्स के अंदर हमारे पास क्या है, फर्मियंस पार्टिकल्स हैं, उससे मैटर बना हुआ है, फर्मियन से, ठीक। और फर्मियन जो हमारे पास होते हैं, ठीक, दो टाइप के होते हैं, एक क्वार्क होता है और एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी क्या, जो मैटर एक्चुअली में है वो दो टाइप के पार्टिकल से मिलकर, सॉरी क्या नाम, जो हमारे पास फर्मियन से मिलकर बना हुआ है। और फर्मियन जो पार्टिकल्स होते हैं, देखिए मैटर फर्मियन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और फर्मियन पार्टिकल कितने, दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास क्या है, क्वार्क होता है, एक क्वार्क है, दूसरा हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब देखिए जो क्वार्क होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल, मतलब अकेले नहीं रह सकते, हाईली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल हैं, मतलब क्या, अगर एक हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या अकेले रह सकता है, ठीक। तो याद रखिएगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ना, तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन बनाता है, और वो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बनाएगा, और ये पार्टिकल्स हैं ये सब बना देंगे, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, या टाउ न्यूट्रिनो, या मियोन नाइट्रेन। तो हमें ये पता चल गया क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हुए होते हैं। आज में ये पॉइंट नया पता चल गया, ठीक। अब देखो, अब हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की बात, अब आते हैं कि अब बचा हमारे पास क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलके बना हुआ था। तो देखिए, अब देखिए क्वार्क हमारे पास एक्चुअली में क्या है, 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के क्वार्क होते हैं। एक हमारे पास देखिए क्या, इसकी 3 फैमिली है। पहली फर्स्ट में देखिए अप डाउन होता है, एक इसका लग गया, एक अप एक डाउन, एक चार्म एक स्ट्रेंज, और एक हमारे पास क्या है, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम। तो इसका मतलब ये हमारे पास कितने क्वार्क हो गए, 6 टाइप के क्वार्क हो गए, ठीक। और हमें पता है क्वार्क क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो इसका मतलब अकेला क्वार्क नहीं रह सकता। तो याद रखिएगा क्या, अगर हमारे पास क्या, देखिए 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क जैसे मिलता है, तो इसको हम लोग क्या करें, 3 क्वार्क जब मिलते हैं तो वो प्रोटॉन बना देता है। मतलब क्या है, अगर 2 अप और एक डाउन मिलता है तो प्रोटॉन मिलेगा, बना देगा। और सेम टू सेम कंडीशन में अगर 2 डाउन क्वार्क मिले, ये हमारे पास देखिए 2 डाउन क्वार्क मिले और एक अप क्वार्क मिले, तो उससे क्या है, हमारे पास न्यूट्रॉन बना देता है। और जैसे क्या मान लीजिए कभी कभी कंफ्यूजन होगी क्या कि अब बताइए, प्रोटॉन हमें पता है कि प्रोटॉन क्या 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें से क्या है, अब याद रखिए जो P है इसको P उल्टा कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक D है, मतलब एक डाउन क्वार्क है और 2 अप है। सेम टू सेम देखिए न्यूट्रिन, हमारे पास न्यूट्रॉन में U आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक U है और 2 हमारे पास क्या है, डाउन क्वार्क है। तो इसका मतलब ये पता चल गया आज हमको क्या, कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी क्या नाम, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन से होते हैं, क्वार्क। इसका मतलब जो क्वार्क मिलेगा, जब क्वार्क बहुत सारे, इसका 3 जो क्वार्क मिलेंगे, तब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं या उसकी ऑरिजिन करते हैं, ठीक। तो हमें आज ये पता चल गया कि क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होते हैं। क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्वार्क है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास क्या है पार्टिकल्स, लेप्टॉन्स हैं, ठीक। तो ये तो हमारे पास बात आ गई किसकी, हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमने जान लिया कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी सबसे क्या स्मॉलेस्ट नहीं होते, उनसे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो मिलके बने हुए होते हैं, ठीक। अब हम ये बात पे आ जाते हैं क्या, कि मैटर जो हुआ, मैटर जो हमारे पास हम लोग पढ़ रहे थे ना, ठीक। अब कह रहे हो कि मैटर के पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए ना। अब याद रखिएगा कि क्या मास में रेस्ट मास लगाइएगा आंसर, रेस्ट मास। उसके बाद हम मूविंग मास की बात नहीं कर रहे हैं, रेस्ट मास की बात कर रहे हैं, ठीक। रेस्ट मास की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो मास डेवलप हुआ है किसी मैटर के अंदर,
जो मास हमारे पास क्या है, हम कह रहे हैं कि मैटर के पास मास होता, तो मास आया कहां से, मास डेवलप कैसे हुआ, मास कैसे डेवलप हुआ। ठीक, तो अब हम जानेंगे क्या कि ऑरिजिन ऑफ मास, की मास कैसे ओरिजिनेट हुआ है। ठीक, तब देखिए, अब याद रखिए एक पॉइंट, क्या कभी भी जब मैटर बनेगा तो मैटर तो यही तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्वार्क है और इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब जब हमारे पास पता चला कि यार जब क्वार्क मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है ना, और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और हमारे पास क्या, ये बहुत सारे पार्टिकल बनते हैं। यही तो है, ये तो यही क्या करते हैं, यही सब इकट्ठा होकर बाद में मैटर को बना देते हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बनाते हैं और वो सब मिलके क्या है, मैटर को बना देते हैं। यही तो हुआ, मैटर को बना देते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि कभी भी जैसे क्वार्क की मैं बात करूं, जब क्वार्क की ऑरिजिन होती है तो उनके पास कोई मास नहीं होता। मतलब क्या है, जब कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल डेवलप होता है इनके, जैसे मैं इनकी बात कर रहा हूं, अप डाउन क्वार्क की और इलेक्ट्रॉन्स की, तो स्टार्टिंग में इनके पास बिल्कुल मास नहीं होता, कोई भी मास नहीं होता। मतलब ये मास लेस होते हैं, ये मास लेस होते हैं। ठीक, स्टार्टिंग में क्या, कोई भी पार्टिकल की जब ऑरिजिन होती है तो उसके पास मास नहीं होता। ये पॉइंट अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा। ठीक, कि हमारे पास कोई ऑरिजिन होती है किसी भी अगर पार्टिकल्स की स्टार्टिंग में तो उसके पास कोई मास नहीं होता। तो जैसे आप देखिए, अब मान लेते हैं मेरे पास ये क्वार्क, ये है, ये तीन हमारे पास क्वार्क थे, ये तीन हमारे पास, देखिए मान लीजिए प्रोटॉन की हम बात कर लें, ये प्रोटॉन की हम बात कर लें। ठीक, क्वार्क, तो जैसे ये पार्टिकल बना, ठीक, जैसे ये पार्टिकल अगर बना, ठीक, अब ये क्या है, हमारे पास खाली स्पेस यूनिवर्स में आएगा, खाली स्पेस में आएगा। ठीक, अब हमको ये पता है खाली स्पेस में जो है बहुत सारी एनर्जी प्रेजेंट है, हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि खाली स्पेस वो खाली नहीं होते, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होगी, और अगर एनर्जी होगी तो हम कहेंगे बहुत सारी फील्ड होंगी उसके अंदर। तो जैसे क्या, जो खाली स्पेस होते हैं उसके अंदर जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्वार्क फील्ड, हिग्स फील्ड, इस तरीके की बहुत सारी फील्ड प्रेजेंट होती है यूनिवर्स खाली जगहों में। ठीक, खाली जगहों में क्या, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वार्क फील्ड, हिग्स फील्ड, इस तरीके से यूनिवर्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो ये जितनी भी है क्वार्क फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो खाली जगहों में प्रेजेंट हैं, ठीक, ये हर जगह क्या होती है, इसकी वैल्यू, जो क्वार्क फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक और बहुत सारी फील्ड होती हैं, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। कहीं इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कभी इसकी कम होगी, कभी इसकी कम होगी, कभी इसकी ज्यादा हो जाएगी। मतलब प्लेस टू प्लेस क्या है, ये वाली वेरी करती रहती हैं। लेकिन सेम टू सेम में हमारे पास जो हिग्स फील्ड है, जो हमारे पास क्या हिग्स फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ खाली जगहों में, तुम यहां देख लो या कहीं दूसरी जगह चले जाओ, हर जगह उसकी क्या है, स्ट्रेंथ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हिग्स फील्ड की जो हमारे पास क्या होती है, यहाँ हिग्स फील्ड की जो हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेंथ हर जगह कांस्टेंट होती है। और जो हिग्स फील्ड हमारे पास क्या है, बनती है, हिग्स फील्ड बनती कैसे है, ध्यान दीजिए, हिग्स फील्ड हमारे पास किससे बनती है, ये हिग्स बोसॉन से, हिग्स पार्टिकल से और गॉड पार्टिकल से। मतलब क्या है कि जो हिग्स फील्ड है, हिग्स फील्ड के अंदर अगर हम देखें, हिग्स फील्ड के अगर अंदर देखें तो हमारे पास क्या, या तो हम कहेंगे क्या, उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स होंगे, हिग्स बोसॉन होंगे, या उसी को कह देते हैं क्या, हिग्स पार्टिकल या गॉड पार्टिकल कह देते हैं। नाम सुना होगा तुम लोगों ने। ठीक, कि जो हमारे पास क्या है, हिग्स फील्ड होती है यूनिवर्स में खाली जगहों में। ठीक, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, वो हिग्स पार्टिकल या हिग्स पार्टिकल क्या नाम, हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल्स होते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए क्या है, मान ले रहे हैं कि मेरे पास क्या है, ये पार्टिकल क्या हुआ था, डेवलप हुआ था, ध्यान दीजिए डेवलप हुआ, और ये क्या है, यूनिवर्स में जैसे इंटर किया, यूनिवर्स में अभी इसके पास कोई मास नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अभी ये जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास क्या, ये क्वार्क पार्टिकल हैं, ये जब इकट्ठा हुए, ठीक, इनके पास कोई भी मास नहीं था, मासलेस थे, मासलेस थे। ठीक, लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या है, इस फील्ड में इंटर करते हैं, हिग्स फील्ड में जैसे इंटर करते हैं, तो इसके चारों तरफ ध्यान दीजिए, क्या ये जो पार्टिकल शुरू में डेवलप हुए थे, ये वाले ना, जब हमारे पास डेवलप हुए तो कोई मास नहीं था, लेकिन जैसे ये यूनिवर्स में क्या इंटर किए, हमारे पास यूनिवर्स में इंटर किया, और कहां पे, हिग्स फील्ड में इंटर किए, तो जैसे ये हिग्स फील्ड में इंटर करेंगे तो क्या होगा, इन पार्टिकल के चारों तरफ, इनके 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 चारों तरफ जो हिग्स बोसॉन होंगे वो चारों तरफ इकट्ठा होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे, मतलब चारों तरफ एक्यूमुलेट होने लगेंगे, एक्यूमुलेट होने लगेंगे। अब क्या है, मान लो जिस पार्टिकल्स के चारों तरफ जितने ज्यादा हमारे पास ये हिग्स बोसॉन, हिग्स पार्टिकल और गॉड पार्टिकल इकट्ठा होंगे,
उसका उतना ज्यादा मास होता चला जाएगा। अगर कम पार्टिकल्स के बोसॉन, ये हमारे पास क्या है, हिग्स बोसॉन है, ये हिग्स बोसॉन है, और ये हमारे पास जो क्या था, क्वार्क था। क्वार्क के उस समय कोई भी हमारे पास क्या मास नहीं था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कोई भी मास नहीं था, लेकिन जैसे वो हिग्स फील्ड में इंटर किया, उसके चारों तरफ हिग्स बोसॉन क्या हो गए, डेवलप हो गए, या उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने की वजह से क्या हो गया, हम कह देंगे कि उसके अंदर मास आ गया, मास आ गया। अब डिपेंड करेगा किसी ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। हम कहते हैं किसी पार्टिकल का मास ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो डिपेंड करता है उसके चारों तरफ हिग्स बोसॉन कितने इकट्ठा होंगे। अगर ज्यादा इकट्ठा होंगे तो ज्यादा मास होगा, कम इकट्ठा होंगे तो कम मास होगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मास कैसे डेवलप हुआ। स्टार्टिंग में कोई मास नहीं था, ठीक, जैसे वो क्या है, हिग्स फील्ड में एंटर किया, उसके चारों तरफ हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल्स या हमारे पास क्या ये डेवलप मतलब इकट्ठा हो गए और उसके अंदर मास आ गया। ठीक, अब एक पॉइंट और चीज रखिएगा कि यूनिवर्स में हिग्स फील्ड हर जगह कांस्टेंट होती है, वेरी नहीं करती। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब ये मैटर का कॉन्सेप्ट तुम लोग के समझ में आ गया कि मैटर होता क्या है। मैटर के अंदर जो मास डेवलप हुआ वो किसकी वजह से डेवलप हुआ पता चल गया हमको, और जो है मैटर किससे मिलके बना हुआ होता है ये भी हमें पता चल गया। ठीक, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या मैटर, इसका मतलब अब मैटर की स्टडी करनी है जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो अब हम आ जाते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है मैटर को लेके, मैटर को लेके इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अब हम इसकी क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ लेंगे और उसकी ब्रांचेस पढ़ लेंगे। ठीक, देखिए बच्चों, अब हम आ जाते हैं क्या, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर आ जाते हैं, केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक, देखिए जो हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर हम क्या है, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हमको ये पता है कि हम इस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किसकी करेंगे, मैटर की। मतलब जो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मैटर क्या होता है, अब उसी की स्टडी करनी है, उसी की स्टडी करना। और हमको ये पता है कि जो अगर हम मैटर को ठीक डिवाइड करें तो लास्ट पॉइंट में हम ये क्या है, अगर हमारे पास मोटी मोटी चीज देखें तो या तो एटम मिलेगा या तो मॉलिक्यूल मिलेगा, या तो एटम मिलेगा या तो मॉलिक्यूल मिलेगा हमारे पास। अगर हम क्या करें तो मैटर क्या है एक्चुअली में क्या है, ठीक, उसकी अगर हम बात करते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये तो है कि मैटर अगर हम देखें तो उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर हम क्या है एटम और मॉलिक्यूल की बात करें, एटम और, तो जनरली क्या होता है मोटी मोटी चीज में क्या जो मैटर होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो केमिस्ट्री है वो स्टडी ऑफ मैटर है, ये तो है स्टडी ऑफ मैटर। या तो हम कह रहे हैं क्या ये एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बना है, तो हम ये भी कह सकते हैं जो केमिस्ट्री है ठीक वो स्टडी ऑफ मैटर तो है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं क्या ये क्या है ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की करते हैं। तो इसका मतलब देखिए क्या है, मैं लिख रखा हूं, देखो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर क्या एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, इसीलिए हम केमिस्ट्री को बोलते हैं साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल बोल देते हैं। अब अगर हम इसकी थोड़ी और अच्छी डेफिनेशन देखें तो देखिए क्या है जो मैटर है, अब मैटर किससे बन के मिला है, मतलब किससे मिलके बना हुआ है, तो उनका कंपोजिशन क्या है उसकी, फिर उसके अंदर क्या है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और आपस में मैटर अगर दो मैटर आपस में क्या है इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसका इंटरेक्शन कैसा है। तो मतलब क्या हुआ, हमने क्या देखना है कि जो मैटर है उसकी कंपोजिशन क्या है, सबसे पहले कंपोजिशन क्या है पहला पॉइंट, फिर उस मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, क्या प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, और हमारे पास क्या है जब दो मैटर आपस में मिलते हैं तो उसका इंटरेक्शन क्या है। तो मतलब इतनी चीजें हमें क्या करना है मैटर के बारे में पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर क्या कि भैया अगर उसके अंदर मैटर के अंदर कंपोजिशन उसकी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसमें एक दूसरे से आपस में जब मैटर इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरेक्शन क्या है। तो इसका मतलब क्या है केमिस्ट्री क्या है, ये वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या है मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे डेफिनेशन लिख रखी है क्या है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ द मैटर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है आ गई क्या डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री की बात हम कर लिए। ठीक, अब अगर हम देखें अगर हम केमिस्ट्री को डिवाइड करना चाहें तो ब्रॉडली क्या है तीन एक्चुअली में तीन ब्रांचेज में हम क्या है जनरली डिवाइड करते हैं। वो हमारे पास आ जाती है कौन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक और हमारे पास क्या है फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या है
अगर आप लोग को भी पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कार्बन एंड इसके कंपाउंड, मतलब कार्बन एंड इस कंपाउंड की स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो किससे डील करी जाती है, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से डील करी जाती है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड की डील की जाती है। ये तो हुआ, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट यहाँ पे, क्या अगर हमसे कोई, ध्यान दीजिए क्या, जैसे अगर हमसे कोई कहे कि कार्बन की स्टडी कहां करी जाती है, देखिए कार्बन के कंपाउंड की जो स्टडी है, कार्बन के कंपाउंड की स्टडी कहां करी जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन कार्बन की स्टडी कहां करी जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बात समझिएगा। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हमारे पास डील्स विद स्टडी ऑफ कार्बन के कंपाउंड, मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब अगर हम सेम टू सेम पूछें यहाँ पे क्या, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो नाम आता है क्या हमारे पास, क्या, फ्रीडरिच बोहलर की। मतलब क्या है, ये हमारे पास कौन से साइंटिस्ट है, फ्रीडरिच बोहलर। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले लैब में यूरिया की सिंथेसिस की थी। क्या बनाया था, यूरिया सबसे पहले बनाया था, क्या, NH2CO NH2 हमारे पास सबसे पहले इन्होंने बनाया था। और बनाया किससे था, अमोनियम साइनाइड से, NH4CNO, इससे बनाया था, इसको हीट करके। मतलब क्या है, इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करी थी। ठीक, तो आगे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे अभी। ठीक, तो देखिए, तो इसका मतलब क्या है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास कौन हो गए, फ्रीडरिच बोहलर हो गए। ठीक, क्यों, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, अमोनियम साइनाइड को हीट करके यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। ये हमारे पास क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, ये तो हमारे पास हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कार्बन के कंपाउंड करते हैं। इस वाले में हम क्या करते हैं, उसके अलावा जितने भी कंपाउंड हैं उसकी स्टडी हम कहां, इनऑर्गेनिक हमारे पास क्या केमिस्ट्री में करते हैं। तो इसका मतलब ये किससे डील होती है, ऑल कंपाउंड इट्स किसके है हमारे पास, एक्सेप्ट कार्बन के कंपाउंड को छोड़ के हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी स्टडी है सब इसमें कर लेते हैं, सारे के सारे एलिमेंट। ठीक, तो ये अब देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, इसके फादर जो हैं हमारे पास क्या है, अल्फ्रेड वर्नर हैं, अल्फ्रेड वर्नर। अभी आप जब 12th में आओगे तो उसमें वहां पे पढ़ाया जाएगा, वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दी गई थी, वो हमारे पास इन्होंने दी थी। और याद रखिएगा क्या, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट नोबेल प्राइज क्या है, इन्हीं को मिला था। तो इसका मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था, अल्फ्रेड वर्नर को मिला था। ठीक, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कंपटीशन में पूछा जा सकता है। ठीक, ये तो बात हो गई हमारे पास इसकी। अब देखिए क्या है, अब आती बात है फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब देखिए, अब मान लो ये बात देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ रिएक्शन होगी, कुछ इनऑर्गेनिक की हमारे पास रिएक्शन होगी। तो ऑर्गेनिक वाले ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो इसमें जो केमिकल जो रिएक्शन हो रही हैं तो उस पे कौन से रूल काम करेंगे आपस में, जो जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, सॉल्यूशन पढ़ते हैं, यही तो है। तो हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शन हो रही हैं तो उन रिएक्शनों में कौन से लॉ और कौन से रूल काम करते हैं, इसकी स्टडी हम किसमें करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। मतलब कुल मिला के फिजिकल जो केमिस्ट्री है वो इनकी और इनकी जो रिएक्शन हो रही है इसमें कौन से रूल और प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, उसी की स्टडी हम कहां करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक, तो देखिए इट डील्स विद प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक, इनकी, इसका मतलब इन दोनों में। ठीक, अब देखिए इनके हमारे पास फादर कौन है, देखिए इनमें हमारे पास विलियम कौन, ओस्टवाल्ड हमारे पास, ये फादर हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के। और अभी तुम लोगों ने पहले मैंने पढ़ाई दिया है क्या, अगर हमसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री के फादर कौन है तो लेवोसियर है, एंटोनी लेवोसियर। ठीक, ये तो बात हो गई किसकी, इसकी बात हो गई। अब हम थोड़ा सा एप्लीकेशन भी इसका देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा बहुत इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है देख लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देख लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ा ये बता दें कि हम लोगों ने जो ब्रांचेस पढ़ी थी ना केमिस्ट्री की, वो कौन कौन सी ब्रांचेस थी हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास देखिए बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये देखिए अदर ब्रांचेज अगर हमारे पास इससे बहुत, जैसे हमारे पास क्या, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गई, एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी, बायो केमिस्ट्री हो गई, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होगी। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, मेडिसिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे सेम टू सेम हमारे पास क्या, एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब है कि उसमें हम सारे डिटेक्शन करते हैं कि जितने भी हमारे पास कोई एलिमेंट कंपाउंड है तो सारे डिटेक्शन करते हैं उसके अंदर। ऐसे बायो केमिस्ट्री में जो हमारे पास बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर जो केमिस्ट्री आती है बायो केमिस्ट्री में। ऐसे इंडस्ट्रियल में जैसे हमारे पास क्या है, सोप बनाया जाता है ना, ठीक,
और ऐसे बहुत सारे क्या है इंडस्ट्री में, जितनी भी इंडस्ट्री जैसे पॉलीमर केमिस्ट्री हो गई, इस तरीके से हम बहुत सारी ऐसा अगर ब्रांचेस में से डिवाइड करेंगे तो बहुत सारी इस तरीके से ब्रांचेस मिलेगी। अब हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले पॉइंट हम देख लेते हैं कि मेडिसिन में इसका क्या रोल है। आप तो पता ही होगा सबसे पहली बात ना, जो मेडिसिन में है, जितनी भी मेडिसिन आती है देखिए वो सब है तो क्या है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ही सब आती है ना। तो सबसे मेन पॉइंट हम देख लेते हैं मेडिसिन में क्या है, जो हमारे पास कैंसर थेरेपी में हमारे पास कौन सी ड्रग यूज करी जाती है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है जेईई मेंस, एडवांस और एम्स में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्यों? क्योंकि यहां से जो मैं बताऊंगा अभी तक क्वेश्चन इससे पूछे नहीं गए, लेकिन आने वाले दिनों में इससे पूछे जाएंगे। ठीक, तो देखिए कैंसर थेरेपी में हमारे पास क्या है, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल हमारे पास क्या है कीमोथेरेपी में यूज करी जाती है। कौन कौन से? देखिए सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल ना। अब देखिए लेकिन ट्रांसप्लेटिन नहीं यूज करी जाती, ट्रांसप्लेटिन नहीं, मतलब देखिए सिस्प्लेटिन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो प्लेटिनम होता है। देखिए अगर दो क्लोरीन हमारे पास 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 में है और ये दो अमोनिया के मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गई सिस, मतलब क्या है दोनों एटम अगर ये पास पास है तो सिस है, अगर ये दोनों अपोजिट साइड हो जाए तो उसको ट्रांस कह देंगे। तो इसका मतलब कि ये सिस्प्लेटिन जो है वो हमारे पास कैंसर थेरेपी में यूज की जाती है, लेकिन क्या है ट्रांस। देखिए अब ये क्लोरीन देखिए अपोजिट आ गया ना, देखिए क्लोरीन क्लोरीन हमारे पास अमोनिया अमोनिया दोनों अपोजिट आ गए, तो इसका मतलब ये कंडीशन कैसी हो गई ट्रांस। तो याद रखिएगा कि सिस्प्लेटिन जो है कैंसर थेरेपी में यूज करी जाती है, लेकिन ट्रांसप्लेटिन कैंसर थेरेपी में यूज नहीं करी जाती। ठीक, अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं करी जाती। ठीक, ये तो हमारे पास पॉइंट हुआ। अब देखिए क्या, अगर मान लो हमारे पास कैंसर थेरेपी में जो यूज की जाती है, ठीक, तो वो जो हमारे पास सिस्प्लेटिन होती है वो जाके डीएनए से बाइंड करती है। कौन से डीएनए से? जो हमारे पास क्या है जिस वायरस से क्या होता है, हम कहते हैं जिस जो कैंसरस सेल होती, सॉरी जो कैंसरस सेल होती हैं, ठीक, उस सेल से क्या करता है हमारा जो सिस्प्लेटिन होता है वो जाके बाइंड कर देता है। ठीक, और उसके क्या करता है उसका रेप्लिकेशन क्या है स्टॉप, मतलब स्टॉप कर देता है। मतलब क्या है जो कैंसर सेल बार बार डिवाइड होगी क्या कर रही होगी, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल बढ़ा रही होगी कैंसर सेल, लेकिन जैसे तुम सिस्प्लेटिन का इंट्रोड्यूस करवाओगे वो क्या करेगी जाके इस कैंसर सेल से क्या है इसके डीएनए से बाइंड कर जाएगी और क्या है इसका रेप्लिकेशन स्टॉप कर देगी, तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी और हमारे पास कैंसर स्टॉप हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां से क्या है हमारे पास ना एम्स में और एडवांस में, ठीक है, और बिट साइड में यहां से क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए ये हमारे पास देखिए सिस्प्लेटिन है, ये देखिए क्लोरीन क्लोरीन देखिए हमारे पास ये है, क्लोरीन क्लोरीन हमारे पास क्या इस तरीके से बाइंड है, ये तो ये पास पास में देखिए सिस्प्लेटिन है, और ये मेरे पास देखिए डीएनए है, डीएनए है, ये मेरे पास क्या है देखिए ये क्या है ये वाला डीएनए पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है मेरे पास क्या है डीएनए है, ये मान लेते हैं डीएनए है, और ये मेरे पास सिस्प्लेटिन है। ठीक, तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हमारे पास, क्योंकि ये क्वेश्चन जैम में पूछा गया है, आईआईटी जैम में पूछा गया है तो एडवांस में आएगा ही, ठीक, कुछ दिनों में। अब देखो ये क्या करता है इसका क्लोरीन एटम, पहले क्या बात हुई कि हमारे पास सिस्प्लेटिन का क्लोरीन एटम जाके क्या करता है डीएनए के गुआनिन से बाइंड करता है। ये जी का मतलब क्या है गुआनिन, गुआनिन, ठीक, और ये हमारे पास सी का मतलब होता है साइटोसिन, साइटोसिन। तो आप पॉइंट समझ में आ गया क्या कि जो सिस्प्लेटिन का क्लोरीन होता है ये क्या करता है जाके क्या करेगा, ये क्लोरीन है ये प्लेटिनम क्या करेगा, ये प्लेटिनम ना इस जाके क्या करेगा इस गुआनिन से जाके हमारे पास क्या है जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी क्या, जब हमारे पास सिस्प्लेटिन इंट्रोड्यूस करवाते हैं जैसे हम सेल के अंदर सिस्प्लेटिन है तो वो किससे जाके बाइंड करता है गुआनिन से। नाइट्रोजनस बेस है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ये पॉइंट दिमाग में फीड कर लो बिल्कुल। ठीक, कहां पे गुआनिन में क्या करता है ये जाके बाइंड करता है, जैसे हमारे पास बाइंड करता है तो एक क्लोरीन यहां से निकल जाता है। तो देखिए यहां पे ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से देखिए बाइंड कर दिया है देखिए प्लेटिनम। ठीक, अब सेम टू सेम का जैसे ये बाइंड करता है फिर दूसरा जो सीएल होता है ना ये वाला देखिए, फिर हमारे पास प्लेटिनम क्या होता है फिर इससे एक बॉन्ड बना लेता है। देखिए प्लेटिनम ने फिर इससे एक बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड एक बॉन्ड, तो इसका मतलब यहां से एक क्लोरीन और निकला, एक क्लोरीन यहां से और निकल गया, तो हमारे पास क्या हुआ ये देखिए प्लेटिनम ने दो बॉन्ड इसके साथ बना लिए। अगर ये दो बॉन्ड इस तरीके से बना लिए तो अब इसका जो डीएनए ये वाला जो डीएनए बचा है, ये वाला जो डीएनए है ये अब ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, मतलब क्या डिवाइड नहीं कर पाएगा, और डिवाइड नहीं कर पाएगा तो हम कहेंगे कि अब कैंसरस सेल क्या हो जाएंगी हमारे पास स्टॉप हो जाएंगी, तो डिवाइड नहीं कर पाएगी। ठीक, तो पहला हमारे पास ये पॉइंट समझ में आ गया क्या। अब देखिए ये दोनों ध्यान दीजिए, ये प्लेटिनम क्या सिर्फ इन्हीं से तो आगे एक ये प्लेटिनम अकेला इसे दो बॉन्ड बनाया है, तो हम कहेंगे क्या ये इंट्रा क्रॉस लिंक है, इंट्रा क्रॉस लिंक है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा क्या सेल के बाहर तो हमारे पास क्या है सिस्प्लेटिन एक्टिव होता है,
लेकिन अगर हमसे पूछा जाए क्या सेल के अंदर हमारे पास कौन सा हमारे पास क्या है केमिकल एक्टिव होता है, तो याद रखिएगा सेल के अंदर सिस्प्लेटिन इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन ये हमारे पास अमोनिया और Pt की पावर 2+, मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, ये प्लेटिनम हो गया और यहाँ से 2 Cl निकल गया तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सेल के अंदर हमारे पास ये वाली केमिकल चीज क्या होती है, एक्टिव होती है। अमोनिया का होल ट्वाइस, अमोनिया 2 बार और प्लेटिनम ये ना, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं क्या, प्लेटिनम 2 और ये हमारे पास अमोनिया हो गई और ये हमारे पास क्या है, अमोनिया हो गई, ये हमारे पास एक्टिव हो गई कहाँ, सेल के अंदर। तो ये क्वेश्चन कहाँ से हमारे पास एडवांस के लिए और एम्स के लिए क्या है, बनते हैं। ठीक, ये एक्टिव है, कहाँ बाइंड करता है और कौन सा स्ट्रैंड हमारे पास बनता है, क्रॉस लिंक ना, दोनों हमारे पास इस तरीके से, तो ये हमारे पास बना। अब बात ये आई कि अगर हमारे पास क्या है, ट्रांसप्लेटिन क्यों इनएक्टिव होता है, ट्रांसप्लेटिन क्यों इनएक्टिव होता है, तो पहला पॉइंट ये है कि हमें ये पता है ना, सिस्प्लेटिन तो हमारे पास क्या है, कैंसर सेल को क्या करता है, मार देता है, स्टॉप कर देता है, लेकिन ट्रांसप्लेटिन क्यों नहीं कर पाता। देखिए ट्रांसप्लेटिन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ट्रांसप्लेटिन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, पहली बात क्या है, ट्रांसप्लेटिन क्या होता है, ये देखिए ये मैंने बना रखा है, ये सिस है और ये ट्रांस है। ठीक, तो ये ट्रांस हमारे पास क्या है, प्लेटिन ज्यादा स्टेबल होता है और ज्यादा स्टेबल होगा तो इसके क्लोरीन आसानी से नहीं निकल पाएंगे, इसको निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा और ज्यादा अगर एनर्जी चाहिए होगा तो क्यों बॉन्ड तोड़ेगा ही नहीं। तो हमारे पास पहला पॉइंट निकल के आता है, क्यों, क्योंकि ट्रांसप्लेटिन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है क्या, देखो अगर हमारे पास क्या है, जैसे प्लेटिनम को बॉन्ड बनाना है तो प्लेटिनम तो इस तरीके से बॉन्ड बनाता है, देखो ये क्लोरीन ऐसे तो बना, देखो ये हमारे पास, ये देखिए इससे बना है दोनों। अब बताइए अगर ये ट्रांसप्लेटिन होगा तो इसको ये वाला क्लोरीन यहां से रोटेट करके वो इधर आए, यहाँ पे ये तो है, यहाँ पे आए ना। अगर इसको क्या है, सबसे पहले तो सिस बने, समझ में आई ये बात क्या, अगर इसको क्या करना है, ये ट्रांसप्लेटिन को एक्टिव करना है तो क्या करना चाहिए, ये जो हमारे पास ऐसे हुआ है, ये देखिए ये Cl यहाँ पे, ये अमोनिया यहाँ पे। ठीक, तो अब क्या होना चाहिए, अगर इसको क्या है एक्टिव होना है तो ये Cl यहाँ पे होना चाहिए कंपेयर टू, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास Cl यहां से यहां आएगा तो ये क्या है, देखिए रोटेशन यहाँ कितना करना पड़ेगा, 180, और यहाँ पे देखिए कितना रोटेशन है, 7 क्या है, 97 डिग्री। तो हम कहेंगे ट्रांस में क्या होता है, ये क्लोरीन दूर दूर होते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी क्या है 180 डिग्री पे क्या है होते हैं। तो जब ये क्या है बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या है, ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो हम कहेंगे क्या, बॉन्ड एंगल ज्यादा होने की वजह से इसमें जो एनर्जी बैरियर होता है ना, मोर एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक, तो ये मोर हमारे पास बॉन्ड एंगल ज्यादा होने के यहाँ पे मोर एनर्जी रिक्वायर होगी किसके, रोटेशन के लिए। तो समझ में आ गई होगी बात क्या, पहले पॉइंट क्या, वो ज्यादा स्टेबल होता है और क्या है, इसको बॉन्ड बनाने के लिए जो हमारे पास रोटेशन का बैरियर है ना, उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है। इसीलिए क्या होता है, जो ट्रांसप्लेटिन होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, क्या नाम, हमारे पास अनरिएक्टिव क्या नाम हो जाता है, वो हमारे पास इफेक्टिव नहीं होता है कैंसर सेल पे। अब देखो दूसरा हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास आ गए मेडिसिन में कैंसर के लिए, दूसरा हमारे पास क्या एड्स के लिए। अगर हम देखें तो देखो एड्स के लिए हमें क्या है, हमारे पास मेडिसिन कौन सी है, देखो हमारे पास ये है, देखो जिडोविडिन, हमारे पास क्या है, जिडोविडिन हमारे पास ये है, या हम इसको बोलते हैं कि एजिडोथाइमिडिन। ठीक, AZT। ठीक, ये एड्स में यूज करी जाती है। ठीक, तो ये हमारे पास HIV की फर्स्ट ड्रग है। ठीक, अब सेम टू सेम अगर मान लो ये तो हमारे पास मेडिसिन में आ गई, दूसरा अगर हम देखें, देखो इंडस्ट्रियल में, देखो अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो जैसे क्या है, देखो इंडस्ट्री में बनाने के लिए क्या करोगे, अभी तो ये मैंने दो ही मेडिसिन बताई है ना, तुमको जितनी भी मेडिसिन बताओ तुम उसमें क्या एप्लीकेशन में लिख सकते हो उसके इंपॉर्टेंस में, जैसे क्या है पैरासीटामॉल बनाई जाती है, डिस्ट्रीन बनाई जाती है, बहुत सारी मेडिसिन है। ठीक, तो हम खाली इसी पे थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं। अब देखिए इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास क्या है, देखिए सोप बना लो ना, ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना लो, अब तो जितना भी हमारे पास इंडस्ट्री में, मतलब जो हम मार्केट में खरीद के लाते हैं मेडिसिन के अलावा ना, अगर हमारे पास वो सारी हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या है, इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक, ऐसे हमारे पास क्या है, और भी बहुत सारी क्या इसकी हमारे पास क्या होंगी, इस तरीके से एप्लीकेशन केमिस्ट्री के हर जगह पे होंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या है, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक, यहाँ पे कंपटीशन में तो इन्हीं दो से आते हैं। ठीक, मोस्टली। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये अगले लेक्चर से क्या है, अगला कोई नया टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे। ठीक, इस लेक्चर में इतना ही।